ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस क्या होती है? एक प्रकार से वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे एक्वायरर शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी की शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, तो उन शेयर होल्डर को किस प्राइस पे वो एक्वायर करेगा वो होती है हमारी ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस को निकालने के लिए सेबी ने हमारे को क्या बोल रखा है, रेगुलेशन 8 के हिसाब से आपको प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब रेगुलेशन 8 में क्या बोल रखा है, ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे एक्वायर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स को एक्वायर करने के लिए रेडी है। इसके लिए दिया गया अपन को रेगुलेशन 8। रेगुलेशन 8 में क्या निकाला गया है कि 4 मेथड है, उस 4 मेथड से आप प्राइस निकालो। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4। इन 4 नंबर से प्राइस निकालो। सपोज इसमें आया हमारा 100, इसमें आया हमारा 105, इसमें आया 108, इसमें आया 104। इन चारों मेथड से जो प्राइस निकाला, उस प्राइस में से जो हाईएस्ट प्राइस है, सपोज इसमें से हाईएस्ट प्राइस क्या है 108, तो सेबी ने रेगुलेशन 8 में क्या निकाला कि इस हाईएस्ट प्राइस से लो नहीं हो सकता हमारा प्राइस। मतलब अगर एक्वायरर ऑफर प्राइस देना चाहता है 108 की तो वो दे सकता है, 109 की तो दे सकता है, 110 की दे सकता है, बट वो 107 की देना चाहे तो नहीं दे सकता। तो ऑफर प्राइस के लिए क्या बोला गया है कि ऑफर प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द हाईएस्ट ऑफ दिस फॉलोइंग। अब ये चारों कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। एक बार ये तो पता पड़ गया आपको कि ऑफर प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन द हाईएस्ट ऑफ दिस फोर फॉलोइंग। अब फर्स्ट मेथड से कैसे निकालते हैं कि जिस दिन एक्वायरर ने या फिर उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न के साथ में एक्वायर कर रहे हैं टारगेट कंपनी की शेयर्स को, और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत एक्वायरर टारगेट कंपनी की शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, उसके लिए एक एग्रीमेंट बना होगा। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं अपन शेयर परचेज एग्रीमेंट। पढ़ा होगा आपको, शेयर परचेज एग्रीमेंट याद आ रहा है? उस शेयर परचेज एग्रीमेंट में जो प्राइस लिख रखी है वो प्राइस सिंपल है। एक्वायरर ने और टारगेट कंपनी ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर रखा है कि इतने शेयर्स एक्वायर करना चाहता है एक्वायरर, और किस प्राइस पे एक्वायर करना चाहता है वो उस एग्रीमेंट में लिखा है, तो वो वाली प्राइस। फर्स्ट इज वेरी सिंपल। सेकंड मेथड में क्या बोला गया है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 52 वीक्स प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ एक डेट है जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है, टारगेट कंपनी ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर रखा है, एक्वायरर ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर रखा है, तो यहां से 52 वीक प्रायर अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वो जो प्राइस है वो प्राइस ये। थर्ड, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द एक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 26 वीक प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या हुआ, मतलब जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उस दिन के प्रायर 26 वीक, उस वीक में अगर प्रमोटर एक्वायरर ने या फिर उसके किसी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न ने कोई शेयर्स एक्वायर करी है टारगेट कंपनी की, तो उस टारगेट कंपनी में से जो हाईएस्ट प्राइस पे एक्वायर कर रही है वो प्राइस। सपोज मान लो एक्वायरर ने एक यहाँ पे करी 105 पे, यहाँ पे करी 108 पे, यहाँ पे करी 104 पे, तो इस 26 वीक के अंदर जितनी भी शेयर्स एक्वायर करी है उनका हाईएस्ट, तो इन तीनों का हाईएस्ट 108, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 108। अगर मान लो सपोज यहाँ पे कोई एक्वायर नहीं करी तो यहाँ पे हमारा आ जाता 0, फिर हमारा हाईएस्ट किसका रहता, इन तीनों का। फोर्थ डिपेंड करता है हमारी टारगेट कंपनी की जो शेयर्स है वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है या इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है। तो किसी भी कंपनी की किसी भी टारगेट कंपनी की शेयर्स या तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो सकते हैं या फिर इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो सकते हैं। फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, अगर याद आ रहा हो आपको तो मैंने बताई थी पिछले 12 कैलेंडर मंथ की हम प्राइस निकालेंगे, हम ट्रेडिंग टर्नओवर निकालेंगे। वो ट्रेडिंग टर्नओवर 10% से ज़्यादा होगा ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हम उस कंपनी की शेयर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। और 10% से कम ट्रेडिंग हुई है तो वहाँ पे हम बोलेंगे इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है। क्या कर रहे, जिस दिन से अगर हमारी मान लो कंपनी की शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो क्या करेंगे, जिस दिन से पब्लिक अनाउंसमेंट करा है वहाँ से 60 डेज प्रायर
वहाँ का 60 डेज प्रायर का हम निकालेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। क्या निकाल रहे हैं हम? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द टारगेट कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज इन द प्रीसीडिंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन से पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ वहाँ 60 दिन पहले के अंदर का 60 डेज ट्रेडिंग का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। कब? जब हमारी कंपनी के शेयर्स क्या फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे हम? वो वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? ये सारे आपको मैं प्रैक्टिकल जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस किसका? मार्केट का, मार्केट प्राइस का एवरेज है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस का। तो ये दोनों कैसे निकालेंगे सिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा उस लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक। और मान लो उस टारगेट कंपनी के शेयर्स इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्वायरर अलोंग विथ मर्चेंट बैंकर, ये दोनों मिलके बहुत सारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। उन वैल्यूएशन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मर्चेंट बैंकर और एक्वायर दोनों मिलाकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे, वो वाली प्राइस। तो इन दोनों में से तो एक ही डिसाइड करना है, या फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड या इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है। फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो ये, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो इस हिसाब से इन दोनों को मिला के एक प्राइस निकलेगी। और इन तीनों प्राइस पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि हमारे कंपनी की शेयर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है या नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट पे ही डिसाइड करना पड़ता है। 4th पॉइंट पे लिखना पड़ता है फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो इस हिसाब से निकालो, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो इस हिसाब से निकालो। इन दोनों को मिला के एक प्राइस निकलेगी। ये चारों प्राइस का जो हाईएस्ट होगा उससे लो नहीं हो सकती हमारी ऑफर प्राइस। अब देखो इतना अच्छा प्रोविजन बना रखा है ऑफर प्राइस के लिए, ताकि क्या होगा कि कोई भी एक्वायरर हर किसी प्राइस पे टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स को एक्वायर ही नहीं कर सकता, उसको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और इतना सब ध्यान में रखने के बाद में भी उससे लो नहीं हो सकती प्राइस, तो डेफिनेटली वहाँ पे टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को जो प्राइस मिलेगी वो एक बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस होगी। उस रीजनेबल प्राइस पे वो चाहे तो शेयर्स बेच सकते हैं, और चाहे तो वो रिटेन करना चाहे तो वो रिटेन भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ में कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई एक्वायरर अपने मन मर्जी की प्राइस पे उनको शेयर्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। इस प्राइस के हिसाब से वो प्राइसिंग निकालेगा, उस प्राइस पे वो अपने शेयर्स को एक्वायर करेगा टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को। रेगुलेशन 8, यहाँ पे प्राइसिंग के लिए एक और चीज़ बोली गई है कि अगर मान लो ये रेगुलेशन 8 के हिसाब से जो प्राइस निकाली, उस प्राइस के ऊपर एक्वायरनेट शेयर्स होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी से शेयर्स को एक्वायर करे। सपोज मान लो उसने एक्वायर करे 108 प्राइस पे, तो टेंडिंग पीरियड में उन्होंने अपने शेयर्स टेंडर करे होंगे। उस एक्वायर ने टेंडिंग पीरियड खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर उस 108 के प्राइस के हिसाब से उनको शेयर्स को पैसा दे दिया होगा। ये सब हो गया। उसके बाद में एक्वायरर के पास में ज़्यादा ही दिमाग है, उसने क्या करा कि जैसे टेंडिंग पीरियड खत्म वगैरह हो गया तो उसकी जो बाकी शेयर्स बच रहे थे, तो उसने सोचा कि यार मेरे को और शेयर्स एक्वायर करने हैं, तो एक काम करता हूँ मैं पब्लिक से एक्वायर करता हूँ एट अ प्राइस हायर देन दिस प्राइस। तो वहाँ पे अगर मान लो उसने किसी भी पर्सन से, किसी भी शेयर होल्डर से 110 रुपये में खरीद लिया, 115 रुपये में खरीद लिया, तो इनके साथ तो वापस नाइंसाफी हो गई ना भाई। इनके साथ तो 108 से खरीदा और बाकी को दूसरों को स्पेशल ऑफर दे रहा है कि नहीं मैं आपको 110 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, 115 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ के लिए भी सेबी ने एक प्रोविजन बना दिया कि जिस दिन से आपका ओपन ऑफर पीरियड खत्म हो रहा है, वहाँ से कितने 26 वीक के अंदर एक्वायरर ने या फिर उसके किसी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न ने उस प्राइस पे शेयर खरीदे जो प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा थी, एट अ प्राइस विच इज हायर देन ऑफर प्राइस। अगर मान लो यहाँ पे 108 पे खरीदी थी और इस ओपन ऑफर खत्म होने के 26 वीक के अंदर अंदर उसने 110 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो यहाँ पे उस एक्वायरर को क्या करना पड़ेगा, वो जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने अपने शेयर्स को टेंडर करी थी ओपन ऑफर में, उनको 108 के हिसाब से पेमेंट करा था, इनको कितना करा 110 के हिसाब से पेमेंट करा। तो जो डिफरेंस बन रहा है 2 रुपए का, उस 2 रुपए को भी उस एक्वायरर को, उन शेयर होल्डर को एडिशन में देने पड़ेंगे। 26 वीक के बाद में एक्वायर कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, 26 वीक के अंदर एट अ हायर प्राइस एक्वायर कर दी, तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का पेमेंट उन शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा। तो इनको 108 रुपये तो टेंडरिंग पीरियड के अंदर जो शेयर टेंडर करी तब भी मिलेगा, और ऐसा कुछ एक्वायर ने कर लिया तो एडिशनली जो डिफरेंस है वो भी उसको मिलेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में 2 रुपये लिखे थे, तो उन शेयर्स पे 2 रुपये और उनको एक्वायरर को कंपलसरी पेड करना पड़ेगा।
तो हर एक एंगल से सेबी ने सोच रखा है कि पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे। एक्वायरर जिन जिन तरीके से पब्लिक को फ्रॉड दे सकता था वो सारे के सारे कवर कर दिए और उनके लिए रेगुलेशन बना दी है। तो हर किसी भी एंगल से कोई भी एक्वायरर पब्लिक के साथ में गलत करना चाहता है तो उस गलत को हर एंगल से सेबी ने रोक रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रेगुलेशन है ना, वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेशन है जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट को हर एंगल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई। नेक्स्ट प्रोविजन आता है हमारा रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 होता है एस्क्रो अकाउंट का। एस्क्रो अकाउंट में क्या बोला, इसका पर्पस ही क्या था कि भाई जो एक्वायरर एक्वायर करना चाहता है किसी टारगेट कंपनी के शेयर्स को, तो उसने ट्रेंडिंग पीरियड ओपन ऑफर दिया, लोगों ने शेयर भी टेंडर कर दिए, बाद में उसने हाथ ऊंचे कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तो उस चीज़ को बताने के लिए अपनी परफॉर्मेंस वो पूरी करे एक्वायरर, उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या बोला, सेबी ने क्या बोला कि अगर आपको कोई भी एक्विजिशन करना है तो आप एक काम करो, एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के साथ में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करो, उस एस्क्रो अकाउंट में एक पैसा आप डिपॉजिट कर दो। कितना पैसा डिपॉजिट करना है वो बताता हूँ आपको। तो रिक्वायरमेंट क्या रखी एस्क्रो अकाउंट ओपन की, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था कि पब्लिक को जब पैसे देने की बारी आए तो वो एक्वायरर का ही उनको पैसे देने से मुकर न जाए। उसके पास में इतना पैसा है ही नहीं और उसने ओपन ऑफर वगैरह दे दिया और पूरी प्रोसेस वगैरह कर दिया और बाद में बोल दिया कि नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए सेबी ने क्या बोला, आप जब डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो उसके 2 डेज प्रायर एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कराइए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और उसमें इतना इतना पैसा जमा कराइए। वो पैसा कितना है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो कोई टारगेट कंपनी है, उस टारगेट कंपनी की 1 लाख शेयर्स है, तो यहाँ पे कोई भी एक्वायरर है या तो मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहा होगा या फिर वॉलंटरी ओपन ऑफर दे रहा होगा। मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहा होगा तो उसने 26% मिनिमम रखी होगी ऑफर साइज को, और वॉलंटरी ऑफर दे रहा होगा तो वह 10% रखी होगी। अपन सपोज मान लेते हैं हमारा मैंडेटरी ओपन ऑफर है, तो यहाँ पे एक्वायरर को मिनिमम कितनी ऑफर साइज देनी पड़ेगी, 26,000। तो मान लीजिए वो 26,000 नहीं दे रहा, वो 28% का ऑफर दे रहा है। मिनिमम कितना था 26, उससे ज्यादा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। 26 से ज्यादा 28 दे सकते हैं, 30, 35, 30, 40 जितना एक्वायर चाहे उतना ऑफर दे सकता है। बट 26 से कम 25 देना चाहे तो नहीं दे सकता, 26 या उससे ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है। सपोज हमारे एग्जांपल में 26,000 शेयर्स एक्वायर करना चाहता है, तो जितना ऑफर साइज दे रहा है वो इनटू उस ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कैसे होती है, जो हम रेगुलेशन 8 से निकालते हैं, और हमने वहां पे कैसे निकाले थे, जैसे 108 रुपए है, तो उस 26,000 इंटू 108 जो प्राइस आएगी उस प्राइस को हम बोलेंगे कंसिडरेशन अमाउंट, और उस कंसिडरेशन अमाउंट के हिसाब से हमारे को एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा जमा कराना है उतना लिखा गया है। अगर मान लो प्रोविजन में क्या लिखा है कि अगर आपका मान लो 500 करोड़ तक का कंसिडरेशन अमाउंट निकला, कंसिडरेशन अमाउंट कैसे निकलेगा, प्राइस इनटू ऑफर साइज, उस हिसाब से जो कंसिडरेशन निकला वो अप टू 500 है तो उसके ऊपर 25%, मतलब 500 करोड़ का 25%, 125 करोड़ आपको एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। कब, 2 डेज प्रायर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। और 500 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको उस 500 करोड़ से ज़्यादा वाले पे कितना कराना पड़ेगा, 10%। एक दो एग्जाम्पल लेके समझते। अगर मान लो आपका कंसिडरेशन अमाउंट आया 350 करोड़, तो 350 का कितना करना पड़ेगा आपको, 25% एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। 450 आया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25%। 500 आया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25%। 650 आया तो इसके 2 भाग करने पड़ेंगे, अप टू 500 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा का, तो 5 करोड़ से ज़्यादा कितना है, 150, 160 माइनस 500 150, इसका कितना करना पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा। तो इसका आ गया 125 करोड़ और 150 का आ गया 15 करोड़, तो उसको टोटल कितना करना पड़ेगा, 140। अगर 500 करोड़ से अंदर आ रहा है तो एक ही प्रोविजन याद रखो 25% का, और 500 करोड़ से ज़्यादा है तो दूसरा प्रोविजन भी आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ अप टू 500 कितना करना पड़ेगा आपको, 25%, और 500 करोड़ से ज़्यादा का जितना भी अमाउंट बच रहा है उस पर कितना करना पड़ेगा, 10%। मान लो सपोज 5,000 करोड़ आया है तो फर्स्ट 500 करोड़ के ऊपर तो 25% और बाकी के 4500 करोड़ के ऊपर 10%।
क्लियर, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। टाइम याद रखना है आपको कि कब करना है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 डेज प्रायर को एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है। उस एस्क्रो अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना है। अप टू 500 करोड़ है तो 25%, और 500 करोड़ से ज़्यादा का है तो वहाँ पे आपको कराना है 10%। रेगुलेशन नंबर 9th में क्या दिया गया, मोड ऑफ पेमेंट। अपने अब बात कर रहे हैं ना, पेमेंट करना है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या रख सकता है, किस किस तरीके से एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकता है। तो पेमेंट के लिए उन्होंने 3-4 चीजें बोल दी कि अगर चाहे तो एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को कैश दे सकता है, मतलब जितना ऑफर साइज था, जितने लोगों ने अपने शेयर टेंडर करी, इनटू ऑफर प्राइस जो था उसका कैश निकाल देवे और उस कैश से पेमेंट कर देवे। सेकंड, अगर एक्वायरर को बॉडी कॉर्पोरेट है और वो चाहती है कि टारगेट कंपनी की शेयर्स के बदले में अपनी शेयर्स दे दूं, तो अपनी इक्विटी शेयर्स भी उनको ऑफर कर सकती है। या फिर एक्वायरर चाहे तो इक्विटी शेयर्स की जगह कन्वर्टेबल सिक्योरिटी चाहिए तो भी वो कर सकती है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब कोई भी डेप्ट वगैरह हो गया, डिवेंचर हो गया, जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ इशू करना चाहती है उन शेयर्स के बदले। इन शेयर्स के बदले जो टारगेट कंपनी में शेयर होल्डर थे उन्होंने टारगेट कंपनी की शेयर्स होल्ड कर रखी थी। अब एक्वायरर क्या बोल रहा है कि आपको टारगेट कंपनी की शेयर्स में ले लूंगा और आपको उसके बदले क्या दे दूंगा, मेरी खुद की कंपनी की शेयर्स दे दूंगा। शेयर्स भी दे सकता है, इक्विटी भी दे सकता है और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी दे सकता है, प्लस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी दे सकता है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो एनसीएस में मैंने आपको पढ़ाया था, डेट सिक्योरिटी भी हो सकता है, परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, या फिर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो तीनों टाइप की सिक्योरिटीज, आइदर इक्विटी, आइदर शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, या फिर आइदर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इन तीनों सिक्योरिटीज के थ्रू भी कर सकता है, कैश के थ्रू भी कर सकता है। और लास्ट रह जाता है एनी कॉम्बिनेशन, मतलब थोड़ा मैंने मान लिया 25% कैश दे दूंगा, 25% मान लिया मैंने इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, और 50% मैंने मान लिया कि मैं उनको कन्वर्टेबल सिक्योरिटी दे सकता हूँ। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन भी एक्वायरर चाहे तो रख सकता है, और रिस्पेक्टिव कोई एक चाहे तो भी रख सकता है। तो मोड ऑफ पेमेंट रेगुलेशन नंबर 9th में दे रखा है। कैसे कर सकते हैं, आइदर कैश से कर सकते हैं, आइदर इक्विटी शेयर से इशू कर सकता है एक्वायरर, उसकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर सकता है, और अगर वो चाहे तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी इशू कर सकता है, और चाहे तो उन चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी रख सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विड्रॉल ऑफ द ओपन ऑफर। रेगुलेशन नंबर उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है 23। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक्वायरर है वो ओपन ऑफर दे रहा है किसको, शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी को, क्या उस ऑफर को वो कभी विड्रॉल कर सकता है। तो सबसे पहले रेगुलेशन 23 में लिखा है कि नहीं, वो ऐसा कोई ओपन ऑफर जो उसने शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को दिया है तो एक्वायर द शेयर्स, वो ऐसा ओपन ऑफर को कैंसिल कर ही नहीं सकता। बट उसके लिए 4 एक्सेप्शन दे दिए कि अगर ये 4 चीजें हुई है तो आप अपना ओपन ऑफर को विड्रॉल कर सकते हो। अदरवाइज सबसे पहली लाइन क्या लिख रखी है कि अन ओपन ऑफर मेड बाय द एक्वायरर अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी शैल नॉट बी विड्रॉल कर ही नहीं सकते। बट उसके लिए 4 एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर आप ये चारों केसेस है तो हाँ, आप अपना ऑफर को विड्रॉल कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोई स्टेचुटरी अप्रूवल थी, वो अप्रूवल रिसीव ही नहीं हुई। सपोज मान लो आपकी कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी गवर होती है आईआरडीए से, और आईआरडीए से आपने उस ओपन ऑफर के लिए स्टेचुटरी अप्रूवल मांगी, और ओपन ऑफर के दौरान क्या हुआ कि वो अप्रूवल आई नहीं। तो इन सच ए केस आप अपना ओपन ऑफर विड्रॉल कर सकते हो। कब, कोई स्टेचुटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड थी और अप्रूवल नहीं आई है, तब अपना ओपन ऑफर क्या कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो। सेकंड, अगर मान लो एबीसी लिमिटेड है, उस लिमिटेड को एक इंडिविजुअल मिस्टर ए एक्वायर करना चाहता है और उसने ओपन ऑफर दे दिया, बट क्या हुआ, ओपन ऑफर के दौरान बेचारा मिस्टर ए नहीं रहा। तो अब बताओ मेरे को, इस केस में अब शेयर्स कौन खरीदेगा, कोई खरीद ही नहीं सकता ना। तो ऐसा कोई केस होता है जिसमें हमारा एक्वायर बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन एंड वो बेचारा पर्सन डाइड, तो इन सच केस हमारा ओपन ऑफर विड्रॉल कर सकते हैं। थर्ड केस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एबीसी लिमिटेड है जिसमें एक एक्वायरर है मिस्टर एक्स ने, इसने ओपन ऑफर दिया। ओपन ऑफर में इसने दिया कि 28% मेरी ऑफर साइज रहेगी, और 28% में उसने कंडीशन रख दी कि 28 में से
अगर मुझे 25% शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को टेंडर करा, तभी मैं जाकर ये पूरी 28% एक्वायर करूंगा, ये 25 एक्वायर करूंगा। अदरवाइज अगर नहीं करा, 24% ही करी, तो मैं एक सिंगल शेयर्स भी एक्वायर नहीं करूंगा। तो इन सच केस इसको क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल ऑफर। हमने कंडीशन रख दी, जो कंडीशनल ऑफर में हमने पढ़ा था। अगर ऐसी कोई कंडीशन रख रखी है और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इन सच केस क्या हो सकता है? हमारा विड्रॉल कर सकते हैं। कब? जब हमने कोई कंडीशनल ऑफर करा था और कंडीशनल ऑफर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इन सच केस भी हमारा क्या कर सकते हैं? हम अपना ओपन ऑफर विड्रॉल कर सकते हैं। और लास्ट केस होता है कि अपनों ने सेबी ने कोई एडिशनल पॉइंट बता रखे हैं कि सभी ने कोई सर्कमस्टांसेस इन द ओपिनियन ऑफ सेबी रिक्वायर विड्रॉल। मतलब सेबी ने बोल दिया कि नहीं, इन तीनों के अलावा भी कोई एक कंडीशन है, आपकी कंडीशन ये है, तो चलो ठीक है, हम अप्रूवल दे रहे हैं। तो ऐसा सेबी कोई अप्रूवल दे देता है, उस केस में भी हम विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हम विड्रॉल नहीं कर सकते। इन चारों पॉइंट को ध्यान रखना है, इन चारों पॉइंट में हम विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम विड्रॉल नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट में बोल दिया है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है जो एक्वायरर बताता है कि हाँ इन तीनों के अंदर तो फॉल नहीं करता, पर मेरा ग्राउंड ऐसा है कि रीजनेबल है, आप सुनोगे तो हाँ कर दोगे। तो ऐसा कोई ये रीजनेबल ग्राउंड बताया सेबी को, और सेबी उसने उस पर अप्रूवल दे दी कि हाँ ठीक है, आपका रीजनेबल जो ग्राउंड है वो अप्रूव्ड है, आप अपना विड्रॉल कर सकते हो ऑफर। इन सच केस आप अपना विड्रॉल कर सकते हो ऑफर। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट बात क्या करनी है कि कभी विड्रॉल नहीं कर सकता, बट ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कर सकते हो। फिर अगर जैसे ही विड्रॉल हो गया तो आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा रिगार्डिंग सच विड्रॉल कि मैंने ये ओपन ऑफर दिया था। तो ओपन ऑफर जब दिया था आप, तो आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा होगा इन द न्यूज़पेपर। वो 4 न्यूज़पेपर याद आ रहे हैं ना, उन चारों न्यूज़पेपर में आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा होगा। और ऐसे ऑफर को बाद में जाके आप विड्रॉल कर रहे हो, इन चारों कंडीशन में किसी भी एक के अंदर फुलफिल कर रहे हो, तो आपको उस विड्रॉल का पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज पब्लिश। 3 चीजें याद रखनी, वंस कभी नहीं विड्रॉल कर सकते, पर 4 कंडीशन के अंदर आए तो विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल हो गया तो उसके विड्रॉल का कितना टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यहाँ पे शायद तक नहीं लिख रखा है, पर विड्रॉल कर दिया आपने तो आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना पड़ेगा इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज पब्लिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है कॉम्पिटिटिव ऑफर। कॉम्पिटिटिव ऑफर रेगुलेशन दे रखा है इसका, रेगुलेशन नंबर 20। अब कॉम्पिटिटिव ऑफर क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते। कोई भी एक एक्वायरर है, वो किसी एक टारगेट कंपनी की शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है। सपोज मान लो वो पहले से होल्ड करता है 24% और उसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करा टारगेट कंपनी के साथ में टू एक्वायर, सपोज मान लो 4%। तो जैसे ही उसने 24 पहले से एक्वायर करता है, 4% जैसे और एक्वायर करने लगा, तो रेगुलेशन 3(1) के अंदर उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। और ओपन ऑफर की मिनिमम साइज रहेगी 26%। तो उसने मान लेते हैं मिनिमम ही रखा 25% प्लस उसने ऑफर दिया 26% का। वो कितनी एक्वायर करने के लिए तैयार है? 15%। 4% का तो उसने एग्रीमेंट कर लिया और ऑफर दे रहा है कि 26% हम एक्वायर करेंगे। उसके लिए मिनिमम ऑफर पब्लिक को दे रहे, पब्लिक मतलब शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी, इनको ऐसा ओपन ऑफर दे रहे। अब इस एक्वायर ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा होगा। ये कौन है? हमारा फर्स्ट एक्वायरर, जो सबसे पहले ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसा ओपन ऑफर दे रहा है जिसमें वो कंपनी की टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना चाहता है, कंट्रोल लेना चाहता है उसका। तो उसने एक डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा होगा। तो कॉम्पिटिटिव ऑफर यहाँ से शुरू होता है। जिस दिन से किसी फर्स्ट एक्वायर्ड ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा, तो उस डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 15 डेज के अंदर अंदर अगर कोई चाहता है कि नहीं इस कंपनी को ये एक्वायर क्यों कर रहा है, मान लो सपोज ये मिस्टर ए एक्वायर कर रहा है और मिस्टर बी भी इस कंपनी में अच्छे खासे शेयर लेके बैठा है, तो वो सोच रहा था कि यार ए कहाँ एक्वायर कर रहा है, अगर ए एक्वायर करेगा तो टारगेट कंपनी पे कंट्रोल कौन करेगा? ए करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी को एक्वायर करूँ, और वो भी मान लो सपोज 20% शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है। तो
अगर ऐसा पर्सन जो चाहता है कि इस कंपनी को कोई और एक्वायर नहीं करे, मैं भी एक्वायर करूं, तो दोनों मिलके चाहे तो भी एक ऑफर दे सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर बी भी एक और ऑफर दे सकता है। एक ओपन ऑफर तो मिस्टर ए ने दे ही रखा है, तो उसके लिए जिस दिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा उसने, उसके 15 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरे पर्सन को भी राइट है कि वो उसके कॉम्पिटिशन में एक और ऑफर देते हैं। तो इसीलिए उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ऑफर। एक कॉम्पिटिशन हो रहा है। कॉम्पिटिशन कब होगा? जब एक से ज़्यादा लोग किसी चीज़ के लिए चाहेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर ए एक्वायर करना चाहता था, पर मिस्टर बी को पसंद नहीं था, मिस्टर बी ने भी एक ऑफर दे दिया, तो अब इन मिस्टर ए और मिस्टर बी के साथ में कॉम्पिटिशन हो गया। तो सबसे पहली जो बात है वो याद रखनी है आपको कि जिस दिन से फर्स्ट एक्वायर्ड ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करा, वहाँ से 15 डेज के अंदर अगर कोई और चाहता है तो वो भी अपना एक ऑफर दे सकता है। उस ऑफर को बोलेंगे हम कॉम्पिटिटिव ऑफर। अब कॉम्पिटिटिव ऑफर में दो तीन चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि जितना फर्स्ट एक्वायर करके बैठा है प्लस ओपन ऑफर दे रहा है, उससे कम का मिस्टर बी कॉम्पिटिटिव ऑफर नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना था? 50% वो करना चाहता था। तो मिस्टर बी जो पहले से 20% एक्वायर करके बैठा है, उसको मिनिमम ऑफर तो इतना देना ही पड़ेगा कि ये फर्स्ट एक्वायर से कंपेयर कर सके। तो उसको मिनिमम ऑफर देना ही पड़ेगा जिससे वो 50% तक भी पहुंच जाए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव ऑफर उसको मिनिमम 30% का देना पड़ेगा। अगर मान लो ये 54 पहुंच रहा होता तो यहाँ पे इसको 34 करना पड़ेगा। इससे कम का ऑफर देगा तो अलाउ ही नहीं होगा ना भाई। पहले से मिस्टर ए 50% तक एक्वायर करने के लिए तैयार है, कोई और दूसरा पर्सन आया जो बोल रहा है कि नहीं मैं तो 45% एक्वायर करूंगा, तो क्या ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा बोला है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको परचेस करने ही करने जो फर्स्ट एक्वायर के प्री होल्डिंग और प्रपोज्ड एक्विजिशन के बराबर हो कम से कम। इससे ज़्यादा चाहे तो कर सकता है, इस 50% से ज़्यादा चाहे तो कर सकता है, पर 50% से कम नहीं कर सकता है। अब आप ही एक दिमाग लगाओ कि एक्वायर ने रेगुलेशन 8 के हिसाब से प्राइस निकाली होगी। सपोज वो प्राइस आई 105 रुपये, तो क्या कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर ऐसा दे सकता है कि उसमें वो 104 रुपये रखे? बेवकूफ़ी होगी ना भाई। जब कोई एक पर्सन पहले से ही शेयर 105 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है और कोई दूसरा और कॉम्पिटिटिव ऑफर दे रहा है और उसको बोल रहा है कि नहीं मैं 104 रुपये के लिए पे देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या शेयर होल्डर मानेंगे? शेयर होल्डर किसको बेचेंगे? ऑब्वियसली बात है 105 वाले को बेचेंगे। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स मिनिमम जितना फर्स्ट एक्वायर दे रहा उतना ही होना चाहिए, और प्राइस भी मिनिमम जितना फर्स्ट एक्वायर दे रहा है उतनी ही प्राइस देनी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। कब हो सकता है कॉम्पिटिटिव ऑफर? जिस दिन फर्स्ट एक्वायर ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर। ध्यान क्या रखना है? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कॉम्पिटिटिव ऑफर वाला ऑफर करेगा वो शुड भी एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए जितनी फर्स्ट एक्वायर ने दी है, और उस प्राइस पे होनी चाहिए जिस प्राइस पे फर्स्ट एक्वायर एक्वायर कर रहा है। एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, आपके मॉड्यूल वगैरह में कहीं नहीं देखा है पर एडिशनली मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो इस फर्स्ट एक्वायर ने एक्विजिशन दिया नॉर्मल वाला मैंडेटरी ओपन ऑफर के अंदर ओपन ऑफर दिया है, और जो सेकंड एक्वायरर है वो चाह रहा है कि नहीं मैं कॉम्पिटिटिव ऑफर दूं, तो वो ऐसा कॉम्पिटिटिव ऑफर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्वायरर ने कोई कंडीशन रखी क्या? कोई कंडीशन नहीं रखी। तो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव ऑफर हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट एक्वायरर ने कोई कंडीशन ही नहीं रखी है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड कॉम्पिटिटिव ऑफर है वो भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं रख सकता है। बट रख सकता है कब? जब फर्स्ट एक्वायरर ने भी कोई कंडीशन रखी हो, तब वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव ऑफर है वो एक्वायरर भी कंडीशन रख सकता है। तो अपने कॉम्पिटिटिव ऑफर में कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट एक्वायरर जो है उसने कोई कंडीशन रखी है कि नहीं रखी है। अगर उसने रख रखी है तो आप भी रख सकते हो, अगर उसने नहीं रख सकती तो आप भी नहीं रख सकते हो। 3 पॉइंट है, टाइमलाइन का, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस का, और कॉम्पिटिटिव कंडीशनल ऑफर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो।